वो मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मीना की बात पर काफ़ी बीते ज़ैद हाशमी को ज़ोरदार झटका लगा था। कहा तो वो इसके सामने आने से डरती थी, पर निकाह के अगले दिन ही वो इससे पैसे मांग रही थी। वो खड़े होते मीना के मुकाबले आया तो घबराहट से मीना की हथेलियां भीगने लगी। इतनी हिम्मत कहाँ से आई मीना ज़ैद? दीवार पर इसके दाएं बाएं हाथ रखता वो सफाकी से झुका। इसे मीना से नापसंद थी। बचपन से आज तक इसने कभी इसे इस नज़रिए से देखा ही ना था। जिस हैसियत से आज वो जहाँ थी, बीवी हूँ आपकी, आपके माल पर हक रखती हूँ। वो बहुत धीमे लहजे में बोली, कैसे बताती ज़ैद की माँ ने इसे ज़बरदस्ती भेजा था कि ज़ैद पर हक जताए। पर कुछ लम्हों की कहानी थी, वो इसके खौफ से कांपने लगी। ज़ैद ने नफ़ी में सर हिलाते, ये ले। वो दबी दबी आवाज़ में बोली थी, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा कि मैंने कि मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आया, बल्कि तुम मेरी आंखों के सामने ही ना आया करो। वो गुस्से से दौड़ा था, जबकि उस हाथ में बकरी चाय मीना के अपने हाथ पर ही गिर गई थी। मीना ने जल्दी से वो कप बाहर रखा और अपने हाथों को आंसू भरी आंखों से देखती वहाँ से निकलती चली गई थी। ज़ैद ने गुस्से से अपने लब भींचे और चाय के कप को देखा, फिर लैपटॉप बंद करके उठा, कमरे से बाहर निकल गया था और फिर हवेली से निकलता चला गया। मीना, क्या हुआ है बेटा, तुम क्यों रो रही हो? इसकी खाला घबराते हुए बोली थी। गरम चाय गिर गई। मीना ने रोते हुए अपना हाथ अपनी खाला के आगे किया था। मेरी जान, ये कैसे गिर गई चाय? मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि काम ध्यान से किया करो, लेकिन अचानक तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? ज़ैद ने कुछ कहा? इसने डांटा फिर से तुम्हें? वो फिक्रमंदी से इसके हाथ पर ठंडा पानी गिराते हुए बोल रही थी। मीना ने इस बात में सर हिलाया तो इसकी खाला ने अपना सर पीट लिया था। मुझे तुम्हें इसके कमरे में भेजना ही नहीं चाहिए था। खैर, अब तुम इसके सामने ही नहीं जाना, खुद बात करूंगी मैं इससे। एक छोटी सी बात को इसने इतना बड़ा बना लिया। वो गुस्से से बोलती हुई अब इसको बैंडेज कर रही थी। हाथ सुर्ख हो चुका था, जबकि रो रो कर इसने अपना चेहरा भी सुर्ख कर लिया था। मीना ज़ैद की खाला की बेटी थी, जो अपनी माँ बाप के इंतकाल के बाद से ज़ैद वालों के साथ ही रह रही थी। ज़ैद अपने माँ बाप के साथ अकेला घर में रहता था। इसी वजह से मिन्हा की खाला ने मिन्हा को अपने साथ रखना मुनासिब समझा था, क्योंकि मिन्हा के वालिदैन के इंतकाल के बाद से मिन्हा के चचा चची रोज़ इसे मारते थे। इसी वजह से मिन्हा की खाला ने मिन्हा को अपने साथ रखना ही मुनासिब समझा था। और अब जब मिन्हा की खाला ने ज़ैद से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो मिन्हा पर ही चढ़ दौड़ा था, जबकि बचपन से ही इसे मिन्हा बिल्कुल पसंद ना थी। खाला, आपको नहीं कहना चाहिए था। आपको मालूम तो है कि वो बचपन से ही मुझसे चिढ़ते हैं, न जाने क्यों वो ऐसा करते हैं मेरे साथ। मिन्ना ने अपना हाथ साफ करते हुए कहा था, तुम रोना बंद करो, शाम में आएगा तो मैं इससे बात करूंगी। ऐसे कैसे ये मेरी बात नहीं मानेगा? इसको मेरी बात माननी पड़ेगी। खाला, ज़बरदस्ती ना करे ना। मीना एक बार फिर इनके सीने से लगकर रोने लगी थी। बेटा बस, अब तुम चुप रहो, अब नहीं रोना। अगर तुम रोई तो मैं तुम्हें डांटूंगी। जाओ, जाकर आराम करो और अब कोई काम नहीं करना घर का। इन्होंने इसे डपटा तो वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। क्या हो गया आखिर, तुम क्यों इतने गुस्से में हो? ज़ैद के कज़न फहद ने इससे गुस्से में देखकर पूछा था। मैं गुस्से में हूँ? तुम्हें लगता है मैं फजूल में गुस्सा कर रहा हूँ? वो लड़की, वो जो मुझे ज़रा सी भी पसंद नहीं है। मेरी मम्मा कहती हैं कि मैं वो कहते कहते खामोश हुआ और हाथ में पकड़ा मोबाइल ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। मैं इस लड़की की जान ले लूँगा। ये लड़की बचपन से मेरे सर पर सवार है और मम्मा चाहती हैं कि मैं इसे ज़िंदगी भर अपने सर पर सवार रखूँ। मैं शादी कर लूँ इससे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो गुस्से से इधर उधर टहलता बोल रहा था, जबकि अब इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होता फहद कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। ज़ैद ने गुस्से से फहद के देखा। मैं यहाँ पर तुझे अपनी परेशानी बता रहा हूँ और तू हंस रहा है। ज़ैद गुस्से से कहते इसकी तरह बढ़ा था। फहद और ज़ैद दोनों बेहतरीन दोस्त थे। अलग रहने के बावजूद वो हमेशा एक दूसरे के बेहद करीब रहते थे। फहद कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान आया था और जब से वो आया था, सुबह से लेकर शाम तक वो ज़ैद के साथ ही रहा करता था। तो और क्या करूँ यार, अभी भी वो बचपन वाला ज़ैद ही है, तो इस छोटी बच्ची से चिढ़ रहा है
जब बचपन में वो आई थी तो तब भी इससे चिढ़ रहा था, और आज तक तेरी यही आदत है। वो कंधे उचका कर कहता खड़ा हुआ और खुद को शीशे में देखकर बाल दुरुस्त करने लगा था। आज तुम यहाँ हो, मम्मा कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाऊँ। सोनिया ऑफिस में दाखिल होते हुए बोली थी। ज़ैद ने सोनिया की तरफ देखा और फिर आंखें घुमाकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। हाँ यार, वो मैं ज़ैद के पास आया था, कुछ काम था मुझे, इसने बाल दुरुस्त करते हुए कहा, और फिर जैकेट को दुरुस्त करता सोनिया की तरफ बढ़ा था। चलो तुम्हें शॉपिंग करवा कर ले आता हूँ, और तो अपना गुस्सा ठंडा कर, इसने हंसते हुए कहा और एक आंख विंक करके ऑफिस से बाहर निकल गया था। ज़ैद का दिल क्या कि उठकर इसका मुंह तोड़ दे, लेकिन इस वक्त सोनिया की मौजूदगी थी, वो इसे कुछ नहीं कह सकता था, इसीलिए खामोशी से अपना काम करने लगा। मीना महज 12 साल की थी जब इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। 3 साल वो अपने दुधियाल में रही थी। जब मीना को लगा कि अब वो इनकी मार नहीं सह सकती, तो इसने अपनी खाला को सारा सच बता दिया था, और फिर इसकी खाला मीना की 15 साल के होने पर ही इसे अपने साथ ले आई थी। देखे ना आप ज़ैद को, वो फजूल की जिद कर रहा है, आखिर आप इसे समझाते क्यों नहीं? वो कमरे में दाखिल होते हुए बोली थी, जबकि सामने बैठे रमज़ान साहब मुस्कुराए थे। अरे भाई, ये तो माँ बेटे का मामला है, मैं तुम्हारे बीच में क्या बोल सकता हूँ? तुमने मुझे और मिन्ना को तो ऐसे फजूल में ही बीच में घसीट रखा है। आखिर तुम लोग हम दोनों से चाहते क्या हो? तुमने इस बच्ची को कंफ्यूज कर दिया है। ज़ैद इस पर गुस्सा निकाल देते हैं, और जब दिल करता है तुम भी गुस्सा निकाल देती हो। देखा मैंने अभी बाहर किसी तरीके से इसे डांट रही थी। अगर ज़ैद इस पर गुस्सा करता है तो इसमें मिन्ना की क्या गलती? बजाय आप ज़ैद को टोकने के, आप उल्टा मिन्ना को ये कह कर चुप करवा देती हो कि वो चुप रहे। रमज़ान साहब ने मुंह बुखार कर कहा था, देखा यही वजह है कि मैं आप पर और ज़ैद पर हमेशा गुस्सा करती रहती हूँ। आप लोग समझते क्या हैं खुद को? आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे फैसले में मेरा साथ दिया करे, ना कि ज़ैद के साथ खड़े हो जाया करे। आपको लग रहा है कि ज़ैद जो ज़िद कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। वो गुस्से से अपने हाथ कमर पर रखती लड़काबियों की तरह इनके सर पर खड़ी हो गई। अरे बेगम, मैंने ये कब कहा कि ज़ैद बिल्कुल ठीक ज़िद कर रहा है? इसका ज़िद करना जायज़ ही नहीं है। आप जो कह रही हैं इसे तो बात मान लेनी चाहिए। रमज़ान साहब ने वही अपनी जान छुड़वानी चाहिए थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ। आप इसे समझाइए ना कि वो जो ज़िद कर रहा है इस ज़िद को छोड़ दे। और कर ले खामोशी से मीना से ने कहा। तहमीना बेगम ने कहा, मैं क्या समझाऊँ इसे? रमज़ान साहब तो उछल पड़े थे। क्या मतलब है आपका? क्या आप नहीं समझाएंगे? तहमीना बेगम ने आंखें से कर इन्हें देखकर कहा, अच्छा ठीक है, रात में जब वो आएगा तो मैं इससे बात करूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। रमज़ान साहब ने कहकर अपना चेहरा फेर लिया था, जबकि वो जानते थे कि तहमीना बेगम ज़रूर किसी भी हाल में ज़ैद के सामने इन्हें पेश करके ही रहेगी। और ज़ैद की आदत से भी रमज़ान साहब अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे कि इसने एक बार जो ठान लिया है वो इससे पीछे नहीं हटेगा। बता दीजिएगा इसे, अगर इसने मीना से निकाह ना किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। वो गुस्से से कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो एक लंबी आह भरकर रह गए थे। माँ बेटे में इन्होंने अच्छे तरीके से पीसना था, ये बात तो वो जान चुके थे। या अल्लाह, इस माँ बेटे से मुझे बचाना। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोले थे, और फिर एक नंबर डायल करते कमरे से बाहर निकले और सीधा इन्होंने ऑफिस का रुख किया था। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचे तो ज़ैद पहले ही ऑफिस में मौजूद था और काम कर रहा था। अरे बाबा आए, काफ़ी देर कर दी आपने आने में। आप कह रहे थे आपने कुछ ज़रूरी बात करनी है। ज़ैद खड़े होते हुए बोला था। रमज़ान साहब ने इसे अपने सीने से लगाया और फिर कुर्सी पर बिठाया था। तुम अपनी माँ की बात मान क्यों नहीं लेते? रमज़ान साहब ने कहा तो ज़ैद के लैपटॉप में चलते हाथ रुके थे और इसने आंखें उठाकर अपने बाप को देखा। मतलब आप इस बारे में बात करनी है? ज़ैद ने एक आईब्रो उठाई तो इन्होंने इस बात में सर हिलाया था। बाबा आप जानते हैं कि मम्मा फजूल की ज़िद कह रही हैं, वो लड़के मुझे एक आंख से नहीं बाते। ज़ैद ने गुस्से से कहा था, न जाने ये तुम्हारा गुस्सा कब तक रहने वाला है, और तुम माँ बेटे में तो मैं फंस कर रह गया हूँ। बेचारी मीना वो खुद फंस गई है तुम दोनों के दरमियान में। तुम्हारी माँ ज़बरदस्ती से तुम्हारे सामने भेजती है
और तुम इसे डांट कर वापस वहाँ से भगा देते हो। कम से कम तुम्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि वह बच्ची तुम्हारे सामने अपनी मर्जी से नहीं आती, वो तुम्हारी माँ की जिद की वजह से आती है। इस तरीके से हर बार इसकी ज़ात की तजलीस नहीं किया करो। रमज़ान साहब गुस्से से भर पड़े थे। इन्होंने अच्छी तरीके से ज़ैद का मिन्ना के सारा रवैया नोट किया था, जबकि वो सब जानते थे कि मिन्ना इससे कितना घबराती है। और तो और वो अगर ज़ैद के सामने जाती भी है तो तहमीना बेगम के कहने पर। तहमीना बेगम का कहना था कि अगर वो बार बार इसके सामने जाएगी तो ज़ैद के दिल में इसके लिए जज्बात आ ही जाएंगे और मजबूरन मिन्ना को अपनी खाला की बात माननी पड़ती थी। और हमेशा वो अपनी ज़ात की तजलील करवा कर रोते हुए अपने कमरे में चले जाया करती थी। और हाँ, वो खड़े होते हुए बोले थे और इन्होंने ज़ैद की तरफ देखा, तुम्हारी माँ ने कह दिया है कि अगर तुमने अपना फैसला जल्दी नहीं लिया और फैसला हाँ में ना हुआ तो याद रखो तुम इनका मरा हुआ मुंह देखोगे। और ज़ैद, तुम अच्छे तरीके से जानती हो अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारी माँ के साथ ही दफन हो जाएगा। वो गुस्से से कहते अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाकर वहाँ से निकल गए थे। ज़ैद ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा और यहाँ आकर अब इसे बेबस हो गया था और इसे अब भी मिन्ना पर गुस्सा आ रहा था कि अगर इसकी ज़ात ही ना होती तो यकीनन आज इसके माँ बाप इससे निकाह के लिए फोर्स ही ना कर रहे होते। मिन्ना, एक दफ़ा तुम मेरे निकाह में आ जाओ, तुम्हारा जनाजा उठवाऊंगा। वो गुस्से से दौड़ा था और इसने अपनी माँ का नंबर डायल करके मोबाइल कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम। इसने मोहब्बत से अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए सलाम किया था। सामने से रूखे लहजे में जवाब दिया गया। इसने अपने लब भींचे थे। मम्मा, आप जैसे चाहती हैं वैसे ही होगा। आप मेरा निकाह मिन्ना से करवाना चाहती हैं, करवा दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये निकाह जल्द से जल्द हो जाए, बल्कि कल ही हो। ज़ैद ने कहा तो इसकी माँ ने मोबाइल कान से हटाकर मोबाइल को ऐसे घूरा था गोया इन्होंने ज़ैद को ही घूरा हो। लेकिन क्यों बेटा, इतनी जल्दी निकाह क्यों? मम्मा, आप चाहती हैं कि मैं इससे निकाह करूं, जाहिर सी बात है मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी करनी है। और दूसरी बात, अगर ये निकाह कल नहीं हुआ तो मैं परसों मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। फिर आप मुझे भले धमकी देते रहिएगा, कुछ भी करते रहिएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज का पूरा दिन आपके पास तैयारी कर ले। वो कहकर राब्ता मुनक़ता कर गया, जबकि इसने अपना सर हाथों के प्याले में गिराया था। मिन्ना चबा चबा कर इसने मिन्ना का नाम लिया था, जबकि इसका दिल किया था कि चीखे और मिन्ना सामने हो तो वो इसका गला दबाए। तहमीना बेगम ने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। रमज़ान साहब जैसे ही घर में दाखिल हुए थे तो तहमीना बेगम पूरे घर में दौड़ती फिर रही थी। वो खुशी से मुलाजमत से घर की सजावट का कह रही थी, जबकि तहमीना बेगम को यूं कुछ देखकर रमज़ान साहब को हैरत हुई थी। थोड़ी देर पहले जहाँ वो इसे गुस्से में छोड़ कर गए थे, अब वो पूरे घर में घूम रही थी। तहमीना बेगम, क्या हो गया है? आपने पूरा घर क्यों सर पे उठा रखा है? हैरत से पूछा था। आपको नहीं मालूम? ज़ैद ने कहा कि वो मिन्ना से निकाह करना चाहते हैं और कल ही करना चाहते हैं। इससे पहले कि इसका इरादा बदल जाए मैं तो भी इसका निकाह करवा देना चाहते। आप मेहमानों को बस बता दें कि कल ही हम ज़ैद का निकाह कर रहे हैं। भाभी वालों को तो मैं बता चुकी हूँ, कल ही वो लोग यहाँ आ जाएंगे। यहाँ तक कि वो सब लोग भी हैरान थे कि अचानक क्यों ज़ैद का निकाह हो रहा है, लेकिन फिर मैंने समझा दिया तो वो समझ गए। आप जल्दी करें, जाकर मिठाइयाँ लेकर आएँ। मैं मिन्ना को लेकर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। इसके लिए निकाह के लिए एक जोड़ा लेना है। मुलाजमों को मैंने इनका काम समझा दिया है। आप जब आएंगे तो घर का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। वो सारी ही बातें एक बार में ही बताकर मिन्ना के कमरे की तरफ बढ़ गई थी और थोड़ी देर में मिन्ना को अपने साथ लिए शॉपिंग के लिए निकली थी। मिन्ना को तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हो क्या रहा है। जहाँ सुबह ज़ैद इस पर गुस्सा कर रहा था, इसे देखकर ही वहशी बन गया था। अब वो अचानक वो इससे इतनी जल्दी निकाह के लिए बोल चुका था। मिन्ना अंदर ही अंदर डर रही थी, लेकिन वो अपनी खाला की खुशी देखकर खुश हो गई थी। इसने कुछ भी ना कहा और खामोशी से बस अपनी खाला के साथ शॉपिंग कर रही थी। तहमीना बेगम सुबह से लेकर इसे अपने साथ निकली हुई थी। आज ज़िंदगी में पहली बार मिन्ना पार्लर गई थी। काफ़ी हद तक लंबे थे और रंगत तो इसकी पहले से ही सुर्ख थी, लेकिन स्किन पॉलिश के बाद वो मज़ीद निखर आई थी। तहमीना बेगम ने तो इसे सख्ती से मना कर दिया था कि वो अब ज़ैद के सामने कल ही जाएगी। इसलिए मिन्ना को एक बड़ी चादर में छुपा घर के अंदर दाखिल हुई थी।
کے سامنے ہی زید، فہد اور سونیا اور اپنے چچا والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ ایک سائڈ ان کی دیورانی اور جٹھانی بیٹھی تھی۔ ارے دلہن صاحبہ آ گئی، سونیا نے اونچی آواز میں کہہ کر زید کی طرف دیکھا، لیکن زید نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر منا کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگی ہوئی تھی، جبکہ کالے کلر کی چادر میں وہ پوری چھپی ہوئی تھی۔ سونیا جاؤ، منا کو کمرے میں لے کر جاؤ، تہمینہ بیگم نے کہا تھا۔ سونیا اس بات میں سر ہلاتے اٹھی تھی اور مسکراتی ہوئی منا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر چلے گئی تھی۔ ارے بھائی تہمینہ، یہ سب کچھ اتنا جلدی؟ ہاں بس کیا کرو، تم جانتی ہو ہمارے شہزادے کو ان کے مزاج ہی نہیں ملتے، ہم سے کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نکاح کر لیے ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پرسوں اس ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی بھائی۔ تم جانتی تو ہو، تہمینہ بیگم نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ان کے یوں میں منہ بگاڑنے پر وہ سب مسکرائی تھی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ صبح جناب کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے، وہ غصے سے چبا دینے کو تھے، وہی اچانک آپ کا فیصلہ کیسے بدل گیا؟ فہد نے زید کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زید نے کھا جانے والی نظروں سے فہد کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکی روز مجھے زج کرنے کا ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے، میں نے سوچا کیوں نہ اس سے نکاح کر کے اس کو سزا دی جائے۔ زید نے کہا، تم پاگل ہو، تم جانتی ہو کہ وہ تم سے نکاح صرف اور صرف چچی کے کہنے پر کر رہی ہے، تم سے ڈرتی ہے، اور تم اپنی مما کی ضد کی سزا منا کو دینا چاہ رہی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فہد کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ چاہتی تو اس کا نکاح کو روک سکتی تھی، وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس سے تو اچھا بننے کا بہت شوق ہے نا۔ زید جھٹ سے اٹھا تھا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں تھک گیا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میں بھی سونے کے لیے جا رہا ہوں، فہد کہہ کر اٹھا اور زید کے پیچھے ہی چلا تھا، جبکہ زید نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ خبردار اگر میرے کمرے میں آئے تم آئے تو گیسٹ روم میں جا کر سو، زید کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں بند ہوا تھا، اور اس کے منہ پر ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ فہد کا منہ دیکھ کر وہاں بیٹھا ہر فرد ہنسنے لگا تھا، جبکہ وہ سر جھٹکتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چچا کل آنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن فہد کی ضد پر وہ آج ہی یہاں آ گئے تھے۔ سونیا اور منا کی کافی اچھی بندی تھی، اسی وجہ سے سونیا نے بھی ضد کی تھی کہ وہ منا کے بعد جلدی جانا چاہتی، اس لیے مجبوراً بڑوں کو آج ہی آنا پڑا۔ زہر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اپنے بیڈ پر جا کر گر گیا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ اس کی ماں نے آج ہی چینج کروا دی تھی، جہاں پہلے کالے کلر کا جہازی سائڈ بیڈ تھا، وہیں آج سفید کلر کا بیڈ لگوا دیا گیا تھا۔ کمرے کے پردے چینج ہو گئے تھے، کالی قالین کمرے میں بچھا دی گئی تھی، جیسے اس کا کمرہ تھا اس کے بالکل برعکس کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ ابھی تک وہ اس کی زندگی میں شامل بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے مطابق اس کی ماں نے اس کے کمرے کو بنا دیا۔ نہ جانے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ زید غصے سے چیخا۔ روم ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہ گئی تھی، ورنہ کوئی شک نہ تھا کہ گھر کے سب فرد اس کے کمرے میں جمع۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں منا، وہ غصے سے داڑا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، اور اسے معلوم نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ فہد کی آواز پر کھلی تھی، وہ مسلسل دروازہ اور سائڈ سے کھڑکی کھول کر دھاڑ دھاڑ کر اسے پکار رہا تھا۔ زید نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا، اور پھر اٹھ کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور سب مہمانوں کے درمیان آ کر بیٹھا تھا۔ مینا ناشتے کے ٹیبل پر بھی نہیں تھی، لیکن زید کو فرق ہی کیا پڑتا تھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے یا کہاں نہیں، اس نے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ گھر کے سب افراد نے اس کا لہجہ نوٹ کیا تھا، لیکن سب خاموش رہے، کیونکہ وہ لوگ اس کے اس رویے کی وجہ سے اچھے سے جانتے تھے۔ سب فکر مند تھے، لیکن تہمینہ بیگم بالکل بے فکر تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا جلد ہی اپنا لے گا۔ دولہے صاحب، آپ کی شاپنگ پوری ہو چکی ہے، فہد نے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زید نے کھا جانے والی نظروں سے فہد کو دیکھا۔ فہد نے آگے سے دانتوں کی نمائش کی، وہ زید کی حالت سے اچھی طریقے سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اسے زج کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہاں پوری ہو چکی ہے، شام میں جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ کہہ کر آگے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ تہمینہ بیگم نے اسے روکا۔ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں سب مہمان ہیں، اس لیے گھر پر ہی رہو گے، اور تمہارا کیا بھروسہ تم شام میں نکاح کے وقت ہی نہ ہو، تہمینہ بیگم نے کہا تو زید کا منہ کھل گیا تھا،
मामा आप को क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ कि सब मेहमानों को घर पर बुलाने के बाद भी गायब हो जाऊँ? इसकी होंक भरी आवाज़ उभरी थी। मुझे तुम पर इस मामले में यकीन ही नहीं है, लिहाजा खामोशी से घर पर ही रहो। वो अपना पल्लू झाड़ती अपनी देवरानी के साथ ही बैठ गई थी। जैद ने मुंह बसोड़ा और गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। ना ना दूल्हे साहब, कमरे में नहीं जाना, डेकोरेशन वाले आ रहे हैं। तमीना बेगम ने कहा तो जैद ने हैरत से अपनी माँ को देखा। मामा आप मुझे मेरे कमरे से भी बाहर निकलवा रही हैं। अभी तो वो लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल भी नहीं हुई, तो इतना सब कुछ आपने मुझसे करवा दिया। देखें अब बाद में क्या क्या करवाने का इरादा रखती हैं आप। वो गुस्से से कहता गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा था। वहाँ नहीं जाना, वहाँ मैं हूँ। जिस तरीके से रात आपने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था ना, इसी तरीके से मैं आपको अपने कमरे से रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। फहद ने कहा, ये मत बोल कि ये मेरा ही घर है, लिहाजा अपना मुंह बंद रख, इससे पहले कि मैं तुझे घर से बाहर फेंक दूँ। जहाँ जगह मिलती है खामोशी से बैठ रहे। जैद कहकर गेस्ट रूम में बंद हो गया था, जबकि फहद का छत फाड़ कहकर इसकी समातों में गूंजा था। वो बस दांत पीस कर रह गया था। शाम होते ही हवेली की फिजा जगमगा उठी थी। जगह जगह बड़की कमकमे लाइट्स नजर थे जो तमीना बेगम की खुशी का इजहार कर रहे थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। मीना अपने कमरे में सोनिया के साथ बैठी थी। दिल एक अनजाने खौफ से धड़क रहा था। वो बार बार अपने हाथ देखती जिन पर मेहंदी के गहरे रंग ने दिलकश नखोश छोड़े थे। मीना तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे हाथ, और तुम खुद कितनी प्यारी लग रही हो। सोनिया ने इसका हाथ थाम कर कहा, मुझे डर लग रहा है। सोनिया समझ नहीं आ रहा कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया, और जैद वो क्यों मुझसे निकाह कर रहे हैं। मीना की आंखों में आंसू आ गए। शट अप, रो मत वरना तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी। भाई वो तुमसे निकाह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। सोनिया ने इसे चुप करवाते हुए कहा, अगरचे इसके लहजे में भी शक की हल्की सी लहर थी। नहीं सोनिया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुमने देखा नहीं वो मुझसे कितनी नफरत करते हैं। अल्लाह जान की जिद की वजह से वो मजबूर हुए हैं। मुझे डर है कि वो मुझे बहुत तकलीफ देंगे। मीना ने सर झुका लिया। सोनिया ने गहरी सांस ली। तुम गलत सोच रही हो। ठीक है, इनका गुस्सा ज़्यादा है, लेकिन वो बुरे नहीं है। देखना सब ठीक हो जाएगा। अब चलो, मौलवी साहब आ गए होंगे। सोनिया ने मुस्कुराकर इसे तसल्ली दी और बड़े कमरे की तरफ ले गई। बड़ा कमरा मेहमानों से भरा हुआ था। एक तरफ पर्दे की आड़ में खवातीन थी और दूसरी तरफ मर्द हजरात बैठे थे। जैद अपने वालिद फहद और चचा वालों के साथ बैठा था। चेहरे पर गुस्से की हल्की सी लकीरें थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, गोया वो जल्दी से इस ड्रामे का इख्तिताम चाहता। इसके चचा ने मुबारकबाद दी। जैद ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मगर इसकी नज़रें दरवाजे पर मरकूज थी कि कब ये रस्म ख़त्म हो। मौलवी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की। मीना पर्दे की आड़ में कुर्सी पर बैठी, दिल की धड़कनें तेज थी। इसके सामने रमज़ान साहब खड़े थे जो इनका वकील बने। पहले जैद से पूछा गया, बेटा जैद बिन रमज़ान, क्या आपको मिन्हा बिन खालिद का निकाह 5 लाख रकम हक महर के ओस कबूल है? जैद ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की, गुस्से से दांत पीछे और फिर आंखें खोल कर सर लहजे में कहा, कबूल है। ये अल्फाज मिन्हा के कानों में जहर की तरह होते। 3 बार के बाद बारी मिन्हा की थी। मिन्हा बिन्नत खालिद, क्या आपको जैद बिन रमज़ान का निकाह कबूल है? मिन्हा ने एक बार अपनी खाला को देखा जिनकी आंखों में इल्तहा थी। मिन्हा को लगा अगर इसने इनकार किया तो इसकी खाला का दिल टूट जाए, जिन्होंने इसे बेसहारगी में सहारा दिया था। इसने खौफ और मजबूरी के मिले जुले एहसास के साथ नायब धीमी आवाज़ में कहा, कबूल है। निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हुई और मिठाई तकसीम की गई। तमीना बेगम की खुशी तीत नहीं थी। वो सबसे गले मिल रही थी। दूसरी तरफ जैद तेज़ी से उड़कर अपने वालिद से मिला और फिर फहद को इशारा करके बाहर की तरफ बढ़ गया। दूल्हे मियाँ कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर बैठ तो जाएं, एक रिश्तेदार ने हंस कर कहा। ज़रूरी काम है, जैद ने सर लहजे में कहा और बगैर किसी की तरफ देखे हवेली से बाहर निकल गया। मीना को जब कमरे में लाया गया तो वो दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर इसके चेहरे पर खुशी की एक लकीर भी ना थी। मैं तुम्हें कहती हूँ वो तुम्हारे कमरे में ही आएगा।
वो कहाँ जा सकता है? ये इसकी ज़िद है, लेकिन वो अपनी ज़िद को ज़्यादा देर नहीं निभा सकेगा। तहमीना बेगम ने मिन्ना को समझाते हुए कहा और इसे कमरे में बिठाकर सबको कमरे से बाहर भेज दिया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। मिन्ना डरते डरते बेड पर बैठी थी। कमरा सजा हुआ था मगर खामोशी खौफनाक थी। तकरीबन 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। ज़हर गुस्से में लाल पीला अंदर आया। इसकी आंखों में नफरत के अलाव जल रहे थे। इसने आते ही कमरे के तमाम फूल खींचकर ज़मीन पर फेंक दिए। ओ, तो तुम यहाँ बैठी हो, मेरी ज़िंदगी तबाह करने वाली। इसके करीब आया। मीना खौफ से कांप उठी और उठकर दूर हट गई। तुमने सोचा था कि तुम मुझसे निकाह करके इस हवेली की मलका बन जाओगी? इसने गुस्से से दांत पीसे। नहीं, मैं तो खुद ये निकाह नहीं चाहती थी, मीना ने रोते हुए कहा। चुप हो जाओ, तुम्हारी रोनी सूरत और आंसू मुझे ज़रा भी मुतासिर नहीं करते। इसने इसके बाजू को सख्ती से पकड़ लिया। सुनो, तुम सिर्फ मेरी बीवी का नाम लेकर यहाँ रहोगी। इस कमरे में हम दोनों इकट्ठे ज़रूर रहेंगे, लेकिन तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्ती हो, एक मजबूरी है, और तुम हर लम्हा याद रखोगे कि तुमने किससे निकाह किया है। इसने गुस्से से इसे धक्का दिया और वो करीब ही सोफे पर गिर गई। सैयद ने इसकी तरह देखा तक नहीं। जोड़े में मलबूस इस खूबसूरत दुल्हन को नज़रअंदाज किया और अपने कपड़े बदल कर बेड की दूसरी तरफ मुँह करके लेट गया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ डेकोरेशन के लिए जलते साइड लैम्प की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बेड पर करवटें बदलते हुए ज़ैद की आंख खुल गई। वो गुस्से और बेचैनी में उठ कर बैठ गया। इसे याद आया कि कैसे वो गुस्से में कमरे में आया था और इस पर चीखा था। इसने खुद को कोसा कि इसने गुस्सा पर काबू क्यों ना रखा। इसकी नज़र सामने सोफे पर पड़ी। मीना अभी भी अपने भारी सर जोड़े में मलबूस साइड टेबल पर अपना सर टिकाए गैर आरामदा हालत में सो रही थी। इसका दुपट्टा बेतरतीबी से एक तरफ गिरा हुआ था और आंसुओं के निशान इसके रुखसारों पर वाज़ेह थे। ज़ैद खामोशी से बेड पर बैठ गया और टिकटिकी बांध कर इसे देखने लगा। इस वक्त कमरे में मुकम्मल सुकूत था। अचानक ज़ैद को ये एहसास हुआ कि ये शायद ज़िंदगी में पहली बार था जब वो मीना को इतने गौर से देख रहा था। नफरत और गुस्से की ऐनक उतार कर देखने पर इसे लगा जैसे इसके सामने कोई डरती हुई मासूम बच्ची बैठी है। इसके छोटे से चेहरे पर परेशानी और खौफ के एहसास साफ थे। सोची हुई आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि इसने कितनी रोई है। मैंने आज तक इसे सिर्फ अपनी मम्मा की जिद और अपनी आज़ादी की संजीर समझा। ज़ैद के दिल में एक ख्याल आया, मैंने इसे कभी सिर्फ मीना के तौर पर देखा ही नहीं। मीना की खूबसूरती जो मेहंदी और दुल्हन के मेकअप के पीछे चमक रही थी। इसका रंगत वो मासूमियत जो खौफ की वजह से दबी हुई थी, पहली बार ज़ैद की आंखों में ठहरी। वो आज भी इसे 15 साल की वही डरी सहमी बच्ची समझता था, हालांकि अब जवान हो चुकी थी। एक शदीद नदामत की लहर ने इसके दिल को घेर लिया। इसे याद आया कि कैसे वो बगैर किसी कसूर के इस पर बरस पड़ा था। वो लड़खड़ाते कदमों से इसके करीब गया और इसके सर पर पड़े बिखरे बालों को देखा। ये लड़की अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, ये मेरी मम्मा की जिद की वजह से आई है। इसने दिल में सोचा, मैंने इसके साथ कितनी बदतमीजी की है। इसका निकाह का पहला दिन और मैंने इसके साथ एक वहशी जैसा सलूक किया। मैंने इसे एक पल के लिए भी आराम या सुकून महसूस नहीं होने दिया। इसे अफसोस हो रहा था कि इसने अपनी ज़ाती परेशानी और अपनी माँ के फैसले के गुस्से की सज़ा मिन्ना को दी थी। इसका दिल चाहा कि वो जाके इसे राम द बिस्तर पर लटा दे, मगर इसे मिन्ना का खौफ याद आया। इसके रवैये ने मिन्ना को इस हद तक डरा दिया था कि वो बेड पर आने की भी हिम्मत ना कर सके और सर्दी में सोफे पर सर गिराए सो गए। ज़ैद ने एक लंबी बारी सांस ली। इसकी नफरत की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। ये एहसास गलती का और एक अजीब सी हमदर्दी का था। वो खामोशी से कमरे में टहलने लगा। मुझे इससे बात करनी चाहिए। माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन इसे तसल्ली तो दे सकता हूँ। इसने सोचा। वो वापस बेड पर नहीं गया, बल्कि कमरे की खामोशी में बैठा रहा, इस सोच में गुम कि अब वो इस सूरत हाल को कैसे संभालेगा जो इसको अपनी गुस्से भरी अना की वजह से खराब हुई थी। सुबह ज़ैद के उठने से पहले ही मीना कमरे से बाहर निकल गई और सीधा अपनी खाला तहमीना बेगम के पास किचन में आई। पागल लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। इसकी खाला ने इसे आंख
آنکھیں نکال کر کہا تھا، کیا کرتی ہوں بھابھی، ایک تو آپ نے زبردستی اس کا نکاح اس سے کروا دیا جو بچپن سے ہی اپنی سوچ کے تحت اس سے نفرت کرتا ہے، اور اب اگر وہ اپنی جان چھڑوا کر باہر آئی ہے تو آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ وہ کمرے سے باہر کیوں آئی؟ فہمیدہ بیگم نے انہیں ٹوکا تھا، اگر یہ اس طریقے سے اس سے ڈرتی رہی نا تو ہمیشہ اس سے ڈرتی رہ جائے گی۔ جاؤ جا کر جیسے کہو کہ تمہیں 10,000 روپے چاہیے، اور اگر منع کرے تو صاف صاف بولنا کہ تم بیوی ہو اس کی اور تم اس پر حق رکھتی ہو، اب تمہارا خرچ اٹھانا اس پر فرض ہے۔ کافی بھی میں نے ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی ہے، پچھلی بار تو تم نے اپنا ہاتھ ہی جلا لیا تھا، لیکن اس بار پیسے لے کر ہی واپس آنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، تہمینہ بیگم نے کہا۔ مینا بیچاری کے پاس کھڑی فہمیدہ بیگم کو دیکھا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے بیچارگی سے ایسے دیکھا، انہیں جی بھر کر ترس آیا تھا مینا پر کہ آخر کیسے وہ ماں بیٹے کے درمیان پھنس گئی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ تہمینہ بیگم بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، اگر وہ اس طریقے سے ہی زہر سے ڈرتی رہتی تو یقیناً اس کی زندگی ایسے ہی گزر جانی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مینا نے خالہ کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے کمرے کا رخ کیا تھا۔ صبح زید کے اٹھنے سے پہلے ہی مینا کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ زیدہ اپنی خالہ تہمینہ بیگم کے پاس کچن میں آئی۔ پاگل لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی خالہ نے اسے آنکھیں نکال کر کہا تھا کہ کیا کرتی ہو بابی؟ ایک تو آپ نے زبردستی اس کا نکاح اس سے کروا دیا جو بچپن سے ہی اپنی سوچ کے تحت اس سے نفرت کر رہا ہے، اور اب اگر وہ اپنی جان چھڑوا کر باہر آئی تو آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ وہ کمرے سے باہر کیوں آئی ہیں۔ فہمیدہ بیگم نے انہیں ٹوکا تھا، اگر یہ اس طریقے سے اس سے ڈرتی رہی تو ہمیشہ اس سے ڈرتی رہ جائے گی۔ جاؤ جا کر جیسے کہو کہ تمہیں 10,000 روپے چاہیے، اور اگر منع کرے تو صاف صاف بولنا کہ تم بیوی ہو اس کی اور تم اس پر حق رکھتی ہو، اب تمہارا خرچ اٹھانا اس پر فرض ہے۔ کافی بھی میں نے ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی ہے، پچھلی بار تم نے اپنا ہاتھ جلا لیا تھا، لیکن اس بار پیسے لے کر ہی واپس آنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تہمینہ بیگم نے کہا۔ مینا نے بیچارگی سے پاس کھڑی فہمیدہ بیگم کو دیکھا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے بھی بیچارگی سے اسے دیکھا، انہیں جی بڑھ کر ترس آیا مینا پر کہ آخر کیسے وہ ماں بیٹے کے درمیان پھنس گئی، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ تہمینہ بیگم بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، اگر وہ اس طریقے سے ہی زہر سے ڈرتی رہی تو یقیناً اس کی زندگی ایسے ہی گزر جانی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مینا نے خالہ کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے کمرے کا رخ کیا۔ مینا نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا اور سیدھی اس کے قریب آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور دھیمی آواز میں بولی، وہ مجھے 10,000 روپے چاہیے۔ مینا کی بات پر بالکونی میں کھڑے کافی پیتے زید ہاشمی کو زوردار ٹھسکا لگا تھا۔ اس نے حیرت سے مینا کی طرف دیکھا، کہا تو وہ اس کے سامنے آنے سے بھی ڈرتی تھی، اور اب نے کہا کہ اگلے دن وہ اس سے پیسے مانگ رہی تھی۔ تمہیں پیسے چاہیے؟ زہر نے ٹھسکا سنبھالتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، مینا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لبوں پر ایک تمسکرانہ مسکراہٹ آئی، اسے لگا کہ وہ لڑکی آخر کار اپنے اصل روپ میں آ گئی ہے، شاید اس کی ماں کی باتوں میں آ کر ہی یہ ہمت کی ہے۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مینا کے مقابل میں آیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، گھبراہٹ سے مینا کی ہتھیلیاں بری طرح بھیگنے لگی۔ زید اس کے چہرے کی طرف جھکا، اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے دائیں بائیں رکھ دیے، یوں اسے سار میں لیا۔ اس کا چہرہ صفاقی سے مینا کے چہرے کے قریب جھکا۔ اتنی ہمت کہاں سے آئی مینا زید؟ اس نے بھاری اور سرد لہجے میں پوچھا۔ مینا کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ بیوی ہوں آپ کی، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ کی مال پر حق کیسے بتاتی کہ زید کی ماں تہمینہ بیگم نے زبردستی سے بھیجا تھا کہ وہ اس کے سامنے جائے اور حق جتائے؟ شاید اسی طرح زید کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو۔ مینا نے لاکھ منع کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے گی، مگر خالہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ پھر کبھی اس سے بات نہیں کرے گی۔ مینا کا بنایا ہوا وہ سارا مصنوعی حوصلہ کچھ لمحوں کی کہانی تھی جو زید کے غصے بھرے لہجے نے توڑ دیا۔ مینا اس کے خوف سے مینا بری طرح کانپنے لگی۔ زید نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے والر سے پیسے نکالے اس سے دے دیے تھے۔ اس نے تو گویا اس کی مشکل ہی آسان کر دی تھی۔
मीना बिना वक़्त ज़ाया किए इसके हाथों से पैसे लेकर वहाँ से निकल गई थी। वक़्त गुज़रता गया, रिश्तों में एक अजीब-सी खामोशी और हल्कापन आ चुका है। मीना ने अपना डर कम कर दिया था। वो अब ज़ैद के कमरे में मौजूद रहती थी, दिन भर अपने कामों में मसरूफ़ रहती थी और खामोशी से इसकी देखभाल करती। दूसरी तरफ ज़ैद के अंदर बड़ी तब्दीली आई थी। रोज़ाना मीना को अपने इर्द-गिर्द देखकर, इसकी खामोशी, मेहनत और इसका मासूमाना डर देखकर इसका गुस्सा धीरे-धीरे कम हो चुका था। अब वो इसे अपनी मजबूरी नहीं समझता था, बल्कि एक ज़िम्मेदारी और अपने कमरे का सुकून समझने लगा था। इसने पहली बार महसूस किया कि मीना कितनी खूबसूरत और सीधी लड़की है। और इसके बालों में छुपी महक और इसकी सादगी और इसकी आंखों की मासूमियत से आहिस्ता-आहिस्ता मुतासर होने लगा था। वो अब अक्सर ऑफिस से जल्दी वापस आ जाता, सिर्फ इसलिए कि वो मीना को कमरे में देख सके। ज़ैद ने कभी खोलकर बात नहीं की, लेकिन अब वो जाने से पहले इसे ज़रूरी अशिया की एक पर्ची थमा देता। ये सब खामोशी से हो रहा था, जिसे मीना महसूस तो करती, मगर कभी जिक्र नहीं करती। मीना का दिल भी अब इसके लिए धड़कने लगा था, क्योंकि इसने महसूस कर लिया था कि ज़ैद का रवैया अब पहले जैसा वहशियाना नहीं रहा। एक रात आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और तेज़ बारिश हो चुकी थी। इसी शाम थे मीना बेगम और रमज़ान साहब को एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वह अगले दिन सुबह ही वापस आने वाले थे। ज़ैद भी अपने दोस्त फ़ाद के साथ एक डिनर मीटिंग में शहर के दूसरे कोने में गया हुआ था। रात के 11 बज रहे थे। मीना इस बड़ी हवेली में अकेली थी। मुलाजमिन सब नीचे अपने क्वार्टर्स में थे। बादलों की गरज और तेज़ बारिश की आवाज़ में मीना का दिल थोड़ा घबरा रहा था। इधर मीटिंग के दरमियान ही ज़ैद का आया कि शदीद बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया और डिनर मुलतवी कर दिया गया। जब ज़ैद को याद आया कि इस वक्त हवेली में मीना बिल्कुल अकेली है, तो इसके दिल में एक शदीद खौफ और बेचैनी पैदा हुई। मीना अकेली होगी, वो अकेली डरती होगी। ये ख्याल आते ही ज़ैद ने फ़ाद से भी बात किए बगैर तेज़ी से गाड़ी मोड़ी और हवेली की तरफ भाग निकला। ज़ैद गाड़ी में तेज़ी से हवेली की तरफ जा रहा था। जब इसने फ़ाद को फ़ोन मिलाया, मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, मम्मा बाबा शहर से बाहर गए हुए हैं, मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्योंकि घर पर मीना अकेली है। फ़ाद की कॉल उठाते ही ज़ैद ने कहा, क्या मीटिंग कैसे कैंसिल हो? लेकिन मैं तो लोकेशन पर पहुँच भी गया हूँ और मुझे अभी इन्होंने कहा है कि वो लोग मीटिंग के लिए आ रहे हैं। फ़ाद ने हैरत से कहा था, इन्होंने मुझे मना कर दिया था। खैर, अब तुम संभाल लेना। मीना घर पर अकेली और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। इस तरीके से इसका यूं घर पर अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो इसे गरजते बादलों से डर लगते हैं। ज़ैद ने कहा तो फ़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वह पहले की मीना जो गरजते बादलों से डरा जाया करती थी, लेकिन अब वो नहीं डरती। बताया था सोनिया ने मुझे कि इसे बारिश पसंद है। इसके दिल से डर निकल चुका है। फ़ाद ने कहा तो ज़ैद ने असबात में सर हिलाया था और चंद और बातें करने के बाद इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जब वो हवेली के गेट पर पहुंचा तो इसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो तेज़ी से गाड़ी पार्क करके कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अपने कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा, इसने बालकोनी की तरफ से एक धीमी आवाज़ सुनी। इसने झुक कर देखा। मीना बालकोनी में खड़ी थी। कमरे की मध्य रोशनी इस पर पड़ रही थी। इसने अपने बाजू फैला रखे थे और वो हल्के हल्के मुस्कुराते हुए अपने ही धुन में बारिश के कतरों को इस्तकबाल कर रही थी। इसके बाल भीग चुके थे और जोड़े में वो बहुत ही सहर अंगेज लग रही थी। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि सुकून और सरशारी थी। वो एक बच्ची की तरह मासूमियत से नाच रही थी। शायद वो जिंदगी में पहली बार इतने खोलकर खुशी महसूस कर रही थी। ज़ैद वहीं दरवाजे पर खड़ा पत्थर बनकर ये मंजर देखता रहा। इसके दिल में मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई, जो इसने आज तक महसूस नहीं की थी। ये लड़की जो हमेशा डर कर रहती थी, बारिश में कितना सुकून महसूस कर रही थी। मीना ने एक जोरदार गरज की आवाज़ सुनी तो हंसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ज़ैद ने खुद को रोकना मुनासिब न समझा और तेज़ी से बालकोनी में दाखिल हुआ। मीना ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती या डर कर भागती, ज़ैद ने एक कदम में इसके करीब पहुंचकर इसका हाथ पकड़ लिया। मीना, इसकी आवाज़ भारी थी, मोहब्बत और पेशमानी से गूंजी हुई थी। ज़ैद, मीना ने घबराहट में धीमे लहजे से कहा। ज़ैद ने इसके भीगे हुए हाथ को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मीना, मुझे माफ़ कर दो। मीना की आंखों में हैरत थी।
مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں نے اپنی ماں کی ضد اور اپنے غصے کی سزا تمہیں دی۔ میں ایک بیوقوف تھا، بچپن سے مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے حصے کی اہمیت تمہیں ملی ہے، اس لیے میں تم سے چڑھتا تھا، لیکن اب مجھے تم سے محبت ہوئی ہے تو اب سمجھ آتا ہے کہ مجھے میرے حصے کی اہمیت اور محبت ملی ہے۔ اور تمہیں تمہاری وہ جھکا اور مینا کی پیشانی کو چوما۔ مینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ خوف کے نہیں بلکہ محبت تسکین کے آنسو تھے۔ تم اس کمرے میں میری مجبوری نہیں ہو مینا۔ زید نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم میرا سکون ہو، اور میں آج پہلی بار تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم اچھی لگنے لگی۔ زید نے انتظار نہیں کیا، اس نے آہستگی سے اپنے ہونٹ مینا کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک خاموش اقرار تھا۔ بارش کی بوندیں دونوں کو بھگو رہی تھی، اور یہ بارش ان کی تلخ شادی کے رشتے کو دھو کر ایک نئے رومانوی آغاز کو نوید سنا رہی تھی۔